सो अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हेडिंग ले लेते हैं। हमने प्रीवियसली सीबॉर्न मॉड्यूल को इंस्टॉल करना देख लिया है और सीबॉर्न मॉड्यूल को जब हम इंस्टॉल कर रहे थे दैट मीन्स कि पिप के थ्रू जो हम मॉड्यूल इंस्टॉल किए उसमें हमको मैटप्लॉटलिब और साथ में साईपाई भी मिला था। खैर अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने बस अभी क्या किया है प्रीवियसली मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट यूज करके एक छोटा सा ग्राफ बनाया था। अब हम आगे चलते हैं और हम अभी इसी रैंडम मॉड्यूल के अंदर ही हैं और रैंडम मॉड्यूल के अंदर अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो आगे बढ़ने से पहले तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग ले लेते हैं एंड देन कुछ बातें हम यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या वर्क कर रहा है और क्यों है ये। तो सिंपली जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है इसको हमें दिया है जर्मन के मैथमेटिशियन है गुसियन करके, उन्होंने इन्हीं के नाम पे इसको बनाया भी गया है। तो इसको कभी कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है या कभी कभी इसको नॉर्मल गुसेन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसका वैसे जो मेनली वर्क था, इसको जो बनाया गया था, इसका सबसे मेन पर्पज है कि जैसे मान लो कि स्टूडेंट की IQ स्कोर को जज करना है कि कितना IQ स्कोर है एक स्टूडेंट का, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में जैसे कि आजकल बहुत सारे हार्ट बीट को नोट करने वाले इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, इन तरीके की चीज़ों को मेज़र करने के लिए ही गुसेन फिल्टर का यूज किया जाता है। और इसके लिए सिंपली हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमको जो हमारा रैंडम है उस मॉड्यूल के थ्रू एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो रैंडम है इसी में हमको एक नॉर्मल नाम का मॉड्यूल मिलता है, मेथड मिलता है, उसी मेथड के थ्रू हम एक नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेट बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्क तो ये है। तो हम उसको करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम ये रैंडम का यूज करके उसके एक नॉर्मल मेथड का यूज करेंगे उसके अंदर हमें कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। सो रैंडम के अंदर हमको यूज जो करना है वो है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड जैसा कि मैं पहले भी पाइथन के कोर्स को एक बार अगर रिवाइज करो, मेरा पाइथन का जो फुल कोर्स है उसमें मैंने फंक्शन और क्लास के समय में ये बताया हुआ है कि हर एक फंक्शन या हर एक क्लास के अंदर फिक्स पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें पास करना होता है। वैसे ही जब हम यहाँ पे सीबॉर्न का यूज कर रहे हैं या नमपाई का यूज कर रहे हैं और नमपाई के अंदर अगर हम रैंडम का भी यूज कर रहे हैं तो ये सब क्या है, इन सभी के मॉड्यूल्स और मेथड्स पहले से प्रीसेट हैं और इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू जानी है वो हमें केवल समझना जरूरी है। तो एक्चुअल में जो ये नॉर्मल है इसके अंदर हमको 3 अलग अलग पैरामीटर्स पास करने होते हैं, हम उनको पैरामीटर्स कह लें या आर्ग्यूमेंट्स कह लें। सो यहाँ पर हम कमेंट में क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल मेथड के अंदर टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स, ओके 3 आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है हमारा LOC। LOC मतलब कि LOC नहीं, इसका मतलब सिंपली है कि जो हम मीन निकालते हैं उस मीन के लिए हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं कि एक्चुअल में मीन पॉइंट कौन सा होगा। जो वही 3 चीज़ें आपको याद आ रही होगी, मीन, मीडियन और मोड। तो ये मीन जो होता है सेंटर पॉइंट के लिए पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि हमको LOC के नाम से देना होगा मीन पॉइंट। दूसरी चीज़ है स्केल। स्केल क्या है? यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये काम क्या करेगा, जब हम ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये उसी के लिए यूज होगा कि हम कितने नंबर ऑफ स्केल पे इसको दिखाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा जो थर्ड है वो है हमारे पास साइज, कि हम कितनी साइज रखना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हमारे एरे का शेप क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेप ऑफ द रिटर्निंग एरे। तो ये सिंपली हमें सब कुछ करने के बाद में एक जिस साइज का भी हम देंगे, दैट मीन्स कि एरे का मतलब मैट्रिक्स वही 2x3, 3x3, 4x3 जो भी हम देंगे उतने का हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग, याद रखो मैं यहाँ पर कोड जो लिख रहा हूँ ये गिटहब पे तो पड़ा ही है, साथ में अगर इसको खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कमेंट वाइज अपने हिसाब से जो समझ में आ रहा है वैसे डिस्क्राइब करके लिखो, सो दैट कि अच्छे से ये याद हो। तो क्रिएट अ मैट्रिक्स यूजिंग
रैंडम नॉर्मल ऑफ, हम 2 क्रॉस 3 का सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं छोटा सा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हम सबसे पहले अपना numpy इंपोर्ट करें। तो numpy में से भी हमको क्या इंपोर्ट करना है, रैंडम इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम numpy इंपोर्ट, और इंपोर्ट करना है हमको रैंडम। इसको अगर हम नाम देना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि SR ले लेते हैं। पहली चीज़ हो गई, रैंडम चाहिए था हमें, हमने रैंडम ले लिया, इंपोर्ट कर लिया, दैट मीन्स की अब इसको हम किसी एक वैल्यू के अंदर स्टोर करते हैं। तो गेट नॉर्मल मैट्रिक्स नाम से हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, जो रैंडम है इसी का हमको मिलता है जो एक मेथड, दैट मीन्स कि रैंडम को हमने R नाम से ले लिया है, तो R डॉट, और इसके अंदर है नॉर्मल। तो नॉर्मल मेथड को हमने कॉल किया और सिंपली इसके अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल साइज डिफाइन करेंगे कि कितने बाई कितने की एक्चुअल में हमको मैट्रिक्स चाहिए है। तो हमें एक्चुअल में 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स चाहिए है। ठीक है, परफेक्ट। अगर हमें ये सब कुछ मिल रहा है दैट मीन्स कि हम एट द लास्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम अपने वेरिएबल को कॉपी करते हैं एंड सिंपली यहाँ पर प्रिंट करते हैं। न्यू लाइन ले लेते हैं एंड हमारे वेरिएबल का नाम हो गया एंड यहाँ पे हो गई वैल्यू जो हमको मिलनी चाहिए। तो फाइनली एक बार हम क्या करते हैं, हमारे कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको सिंपल रैंडम के मॉड्यूल मेथड नॉर्मल से 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिपोर्टेड अनडिफाइंड फाइंडर वेरिएबल, ओके, द नेम साइज इज नॉट डिफाइंड। माइट भी ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा कोड पूरी तरीके से ठीक है, कोड में कोई गलती नहीं है, ये डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैंने यहाँ पर एक्चुअल में सिंटैक्स एरर किया है। साइज इक्वल टू मुझे देना था 2,3, ठीक है, क्योंकि हम याद होगा डिक्शनरी जब बनाते हैं तो डिक्शनरी में हम की और वैल्यू देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में हमें देना है वो की और वैल्यू के फॉर्म में देना है। तो साइज एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, 2 and 3। ठीक है, तो एक बार हम फाइनली फिर से इसको रन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपको भी कई सारा आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, 2 क्रॉस 3। अगर इसको ठीक से देखा जाए या हम अपने आउटपुट को ठीक से देखने के लिए न्यू लाइन में ले लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूं। अगर इस आउटपुट को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर 2 रो मिली है और 3 कॉलन है। दैट मीन्स कि हमको 2 क्रॉस 3 का एक नॉर्मल रैंडम नंबर जनरेट होकर मिल गया है। और हमने पहले भी बात की थी कि जो नंबर हमको मिलने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, और वो फ्लोट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम अपने टर्मिनल को ऑफ करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा पहला काम क्या था कि हमको एक रैंडम नंबर के थ्रू मैट्रिक्स जनरेट करना था। सो ये काम अगर हो रहा है दैट मीन्स कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इस नॉर्मल 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को हम जो अभी 2 और आर्ग्यूमेंट्स थे, एक था मीन और दूसरा क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो स्केल था, दैट मीन्स कि एलओसी और स्केल दोनों, इन दोनों वेरिएबल्स को भी हम पास करते हैं। तो ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ सो दैट कि इस कोड को जब गिटहब से लोगे तो इस पे पहले एक बार अनकमेंट करके चेक कर सकते हो। तो यहीं पे मैं एक दूसरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड को, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अभी तक हमने केवल एक आर्ग्यूमेंट पास किया था, तो यहाँ पर कॉमा करके जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, एलओसी, दैट मीन्स कि हमको एक मीन देना था, तो हम मीन देते हैं 1। इसके बाद में दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो था हमारा स्केल, और स्केल किस लिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। सो सिंपली हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, स्केल, और स्केल दे देते हैं हम 2 की, एंड देन कॉमा। टोटल अब क्या है हमारे पास, 3 आर्ग्यूमेंट है, और 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास किए किसमें, रैंडम के नॉर्मल मेथड के अंदर। तो एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि फाइनल अब हमें क्या आंसर मिल रहा है। तो ऊपर वाला आंसर दिख रहा होगा, ये जस्ट पहले जब हमने केवल नॉर्मल मेथड के अंदर साइज डिफाइन किया था वो था, और जब हमने इसके अंदर मीन भी डिफाइन कर दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2 डिफाइन कर दिया है, एंड देन 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो वैल्यूज में डिफरेंस आया हुआ है। पहली रो की वैल्यूज एंड सेकंड रो की वैल्यूज में काफ़ी डिफरेंस है।
दिख रहा होगा जो नॉर्मल केस में हमें 0 से 1 के बीच में वैल्यू मिल रही थी वो एक्चुअल में अब हमें -0 से लेकर 2 पॉइंट माइनस में मिला है और तीसरा 0 से जस्ट 0.1 अप है और उसके बाद के 2 पॉइंट्स हमको 3 पे मिले हैं जाकर और लास्ट वाला जो है वो फिर -0 पे मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट में जो मीन भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने स्केल भी सेट किया और हमने मैट्रिक्स का साइज दिया, ये तीनों चीज़ें हो गई। फाइनली अगर ये तीनों चीज़ें हम दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हमको मैट्रिक्स मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये पॉइंट हमें मिला है इसको हम प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं अभी के लिए सिंपली। तो प्लॉटिंग के लिए याद होगा कि हमने प्रीवियसली भी क्या यूज किया था, यहाँ पर मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, फॉर शोइंग इट ऑन, जब हिंदी में लिख रहे हैं तो हम हिंदी में ही लिखते हैं। सो ग्राफ में पॉइंट वाइज आउटपुट शो करने के लिए मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट मॉड्यूल यूज करना होगा। ठीक है, सिंपली इसको अपने तरीके से जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो, मैं इसको इसलिए लिखता रहता हूं ताकि आपकी भी हैबिट बने, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो सिंपली अगर अभी के केस में जो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आई है 2x3 की, अगर इसके हम पॉइंट्स देखना चाहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ भी आप मैट्रिक्स में ले लो और उसको अगर प्लॉटिंग करके ग्राफ में देखना चाहते हो तो हम सिंपली मैटप्लॉटलिब से देख सकते हैं। तो क्या करना है हमें, हम इंपोर्ट करते हैं किसको, मैटप्लॉटलिब डॉट, और इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, पाई प्लॉट को, और इसको हम ले लेते हैं एज PLT, जैसा कि हमने प्रीवियसली इसका शॉर्ट फॉर्म किया था। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले में जब हमने नॉर्मल सीबॉर्न को देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमें मिल गई है तो हम क्या करते हैं, सिंपली गेट नॉर्मल मैट्रिक्स याद ही होगा, हमारे वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर पड़ी हुई है 2x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रिंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आउटपुट दिखाएगा ये हमें। हमारा सिंपल सा काम क्या है कि हम PLT डॉट शो कर देते हैं, एंड ये शो एक्चुअल में क्या करने वाला है, ये शो सिंपली जो हमारे ग्राफ के अंदर की वैल्यू है वो शो कराएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके चेक भी करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इसको रन करते हैं। याद रखना कोड को रन करते समय कभी कभी ये 2, 4, 10 सेकेंड ले लेता है, क्योंकि इसको जैसे हम नॉर्मल मैथ में करते थे कि हमको एक चार्ट मिलता है ग्राफ और हम पॉइंट्स को निकालने के बाद में उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ अगर हमें यहाँ पर करना है तो उसके लिए ये जो है बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रोसेस करता है और उसके बाद में हमको आउटपुट लाकर देता है। सो अभी हमें कुछ नहीं मिला, ओके 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 ओके, यहाँ पर एक्चुअल ऐसे नहीं मिलने वाला है। एक बार मैं इसको कमेंट करके रन करके इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बिकॉज इसके लिए हमें एक पाईप्लॉट जो है इसके एक और मेथड का यूज़ लेना पड़ता है और इसके बाद में हमको ये चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो केवल पाईप्लॉट के शो मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसके पहले जो वैल्यू उसको मिली हुई है उसी को वो शो करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी शो कराने के लिए सीबॉर्न का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं और क्या यूज करते हैं, हम सिंपली यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमको सीबॉर्न लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सीबॉर्न को भी यहीं पे जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, या हम नीचे ही करते हैं। ठीक, हमारे पाईप्लॉट के बाद में इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है, सीबॉर्न, और सीबॉर्न को भी हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं SNS। ठीक है, अब हमारे पास 3 अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिनको हमने इंपोर्ट कर रखा है। याद रखना, NumPy के रैंडम को हमने R नाम दिया है, मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट को हमने PLT नाम दिया है और सीबॉर्न को हमने SNS नाम दिया है। ठीक है, ये सारा काम हो गया है। जो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, R.normal के थ्रू हमने क्या किया था, एक 2x3 का मैट्रिक्स तो बनाया था और उसमें हमने मीन भी दिया था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया था, सो दैट कि हमको 2x3 में मीन के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में वैल्यूज़ मिल रही थी। फाइनली हमें क्या करना है, एक्चुअल में जो सीबॉर्न है इसी के हम डिस्ट प्लॉट का यूज करेंगे, क्योंकि वो जो डिस्ट प्लॉट मॉड्यूल था वो एक्चुअल में
कम्युनिकेट करेगा हमारे मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट के साथ, सो दैट हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मिलेगा। अभी के केस में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम सिंपली किसी भी एरे वैल्यू की प्लॉटिंग कर पाएंगे, लेकिन अभी के केस में हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पर कि हम सीबॉर्न का यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे इसकी भी ज़रूरत खत्म हो जाती है। हम फाइनली किसका यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं सीबॉर्न के डिस्ट प्लॉट का, और उसके अंदर हम यूज करेंगे इस रैंडम के नॉर्मल मेथड का। ठीक है, तो हम कॉल करते हैं किसका? सीबॉर्न को कॉल करते हैं, और इसके हम कॉल करते हैं मेथड को जिसका नाम है डिस्ट प्लॉट। डिस्ट प्लॉट के अंदर हम एक्चुअल में क्या करेंगे? आर डॉट नॉर्मल, जो हम अभी बाहर कर रहे थे वही काम हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, डिस्ट प्लॉट के अंदर सिंपली हमने क्या किया? रैंडम के नॉर्मल मेथड को कॉल किया, और इसके अंदर हम डिफाइन अब क्या करेंगे? अभी तो हमने छोटा सा क्या किया था? डिफाइन किया था मैट्रिक्स, लेकिन अब हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे 1000, और ये 1000 एक्चुअल में क्या करेगा? 1000 रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज़ और क्या देंगे? याद होगा इससे जस्ट प्रीवियसली हमने हिस्टोग्राम को जो है वो ऑफ किया था, तो अभी के केस में अगर हम इस हिस्टोग्राम को ऑफ कर देते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिस्ट आर्ग्यूमेंट दिया और यहाँ पे हमने दे दिया फॉल्स। ठीक है, फाइनली जो सीबॉर्न का डिस्ट प्लॉट है ये हमको प्लॉटिंग पॉइंट्स देगा, और उस प्लॉटिंग पॉइंट्स को एक्चुअल में पाई प्लॉट का जो 100 मेथड है वो शो कराएगा। फाइनली एक बार इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमको आउटपुट में क्या मिला ग्राफ में, क्योंकि इस ग्राफ से ही ये पता चलेगा कि हमको एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा जैसे अभी समय ले रहा है प्रोसेस करके हमको आउटपुट देने में, तो ये प्रोसेस करने में कभी 2, 4, 10 सेकंड ले सकता है, डिपेंड करता है हमारे सिस्टम की स्पीड पे भी ये चीज़। तो ये जो हमने अभी यूज किया है सीबॉर्न के डिस्ट प्लॉट को, और जो अभी नॉर्मली हमने यूज किया है, ओके फाइनली हमारा ग्राफ निकल के आ चुका है। तो ये हमें क्या मिल गया है? फाइनली हमारा ग्राफ मिला है। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो हम क्या करते हैं? पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट्स यही थे सारे के सारे, इन्हीं पॉइंट्स को एक्चुअल में हमने क्या किया है? सिंपली ग्राफ के अंदर प्लॉट किया है। इसको अगर समझना चाहो तो इस तरीके से भी कि ऐसे ही हमको भी प्लॉटिंग करने के लिए ग्राफ मिलता था मैथ में, और हम ऐसे ही एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग करते हैं। सिंपल वही वाला काम यहाँ पर भी हुआ है। अगर इसको नोटिस किया जाए तो जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो और नीचे भी इस एरिया में अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो जहाँ पर भी हम जा रहे हैं उसका एक्स और वाई एक्सिस की पॉइंटिंग दिख रही है। ठीक है, दिख रहा है? ये वाला जो हिस्सा है ये एक्स है, जो इस तरीके से, यानी कि ये जो नीचे की लाइन दिख रही है -3 -2, ये एक्स है। कैसे पता चल रहा है? अगर मैं इस माउस को इस तरीके से लेकर जाता हूं तो देखो ये वैल्यू एक्स की बढ़ रही है, और मैं अगर इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये वाई की वैल्यू बढ़ रही है। इसी से ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये एक्स है और ये वाई है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको जो पॉइंट्स मिले थे उनकी प्लॉटिंग हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, प्लॉटिंग हो रही थी, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें सबसे पहले तो वो क्या थी? माइनस में थी, 0, और वो भी पॉइंट में। ठीक है, तो वो यहाँ कहीं आ रही थी, तो उसकी प्लॉटिंग हुई यहाँ कहीं पे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कहीं पे मिली। फिर इसके बाद में ये ऊपर उठा, 2 पे आया। इसी तरीके से ये कर्व पूरा का पूरा बना। लेकिन अभी इन सारी चीज़ों पे मत ध्यान दो, अभी सिंपली हमने जो एक रैंडम के नॉर्मल मेथड से क्रिएट किया है एक मैट्रिक्स, उसकी प्लॉटिंग तो हो गई, लेकिन इस प्लॉटिंग का जो ये शेप बनाया है ये एक्चुअल में किस टाइप का बना है? बेल टाइप का, यानी कि घंटे का टाइप का। जो घंटा होता है मीन्स बेल जो होता है, उसी घंटे का आकार का ये बना है। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और समझते चलते हैं। टर्मिनल को हम ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। एक्चुअल में जो यहाँ पर हुआ अभी के लिए, हमने सिंपली एक ग्राफ क्रिएट किया बेल के टाइप का, और इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्सो क्या कहा जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप का जगह पे हम लिखते हैं का शेप एक बेल जैसा है। सो इसीलिए इसको बेल
कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं। और ये कोई एक यानी कि हम एक्सरसाइज के लिए जो देख रहे थे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, गॉसियन फिल्टर का ही है और ये बहुत जगह यूज होता है। इसको धीरे धीरे करके हम और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में इसके पीछे मैट्रिक्स में क्या खेल हो रहा है और क्या चल रहा है। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो हमने अभी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है और इसके अंदर जब कभी भी हम इस नॉर्मल मेथड का यूज करके कोई मैट्रिक्स बनाते हैं और उसकी जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो वो एक्चुअल में हमें शेप देता है बेल कर्व में, इसीलिए हम इसको बेल कर्व भी कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किस चीज़ का था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम नॉर्मल मेथड। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया है और अगर इससे पहले आपको पाइथन का कोर्स करना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पाइथन का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। जो मैंने प्रीवियसली ओल्ड वाला बनाया था वो अच्छा है, उसमें स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस जो हैं वो थोड़े स्लो साउंड में हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हेडफोन लगा के अगर एडजस्ट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ सो दैट कि मैं आपका आंसर कर पाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।